हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं जावा के इम्पॉर्टेंट फीचर्स की। दोस्तों, आपको याद होगा जावा का अपना एक मोनोपोली एरिया है। जावा किन कारणों से मार्केट में अपनी यूनिक प्लेस रखती है, ये सब कुछ सारे इम्पॉर्टेंट फीचर आज हम यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने देखा भी कि जावा का अपना एक यूनिक एट्रीब्यूट है। हम बोलते हैं ना जावा में कि राइट वंस एग्जीक्यूट एनीवेयर। एक बार आप कोड लिखो और रन कर लो कहीं भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला जो यूनिक फीचर है, उसके अलावा भी जावा कई इंपॉर्टेंट फीचर्स को कैरी करती है। उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जब हम किसी लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ रहे हो, डेवलपर ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत बेसिक लेवल पर क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि इसके फीचर्स का क्या रोल है और कौन से वो इम्पॉर्टेंट फीचर है जिनको आप आगे अपनी जर्नी में जावा के साथ एज ए डेवलपर लेवल पर जब मूव करते हैं तो उन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं माइंड में रखना जरूरी है। तो देखते हैं दोस्तों जावा के इंपॉर्टेंट फीचर्स को अपन। सबसे पहला कॉमन इंपॉर्टेंट फीचर होता है जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपने नोटिस किया है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो ड्रॉबैक थे उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम से हम लोग रिजॉल्व करते हैं। हालांकि जावा एक नए जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम की हम बात करते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग, वो भी जावा में नए वर्जन्स के साथ में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो वो सारे फीचर को भी हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे अपने इम्प्लीमेंटेशन के साथ में। अभी हम बात करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ही हम लोग मानते हैं डेटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ऊप्स की प्रोग्रामिंग पैराडाइम का थॉट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अब फंक्शनलिटी या फंक्शन नहीं है, मेथड नहीं है। हमारा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अब किस बात पर होगा, डेटा पर। तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्म बोली जाती है तो हम थोड़ा सा क्लैरिटी डेवलप कर लें कि इट इज़ डेटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। मतलब ये जो डिज़ाइन पैटर्न है, जो रिलेशनशिप है, जो अल्टीमेट एनालिसिस और डिज़ाइन के एस्पेक्ट हैं उप्स के साथ में, यहाँ पर पूरा कंसंट्रेशन कहाँ पर होता है, डेटा के साथ। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए चार इसके कोर फीचर्स हैं। कोई भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब मानी जाती है, जब ये चार इंपॉर्टेंट फीचर उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं एनकैप्सुलेशन की। एनकैप्सुलेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या है, जैसे मेडिकल फील्ड में होता है ना कैप्सूल, जो एक्चुअल ड्रग है, जो कंटेंट है वो उस कैप्सूल की बॉडी में, वैसे ही एनकैप्सुलेशन कोई भी लैंग्वेज अचीव करती है थ्रू क्लास। तो जावा में भी सब कुछ क्लास ओरिएंटेड है। मतलब पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इवन मेन मेथड भी जावा में कहीं ना कहीं क्लास डेफिनेशन के अंदर होगी। जैसे सी प्लस प्लस में, सी में हम देखते हैं ना मेन डायरेक्ट लिखा रहता है ओपन। जावा का जो मेन मेथड डिफाइन होगी वो आपको नोटिस करोगे आप कि मेन हमेशा क्लास बॉडी के अंदर होगा। मतलब जावा कोशिश करती है कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को हम अचीव कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ। हालांकि 99.99% तक तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मानते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को। तो एनकैप्सुलेशन का थॉट क्या है कि जो भी डेटा और मेथड जब आप डिफाइन करते हो, तो हम लोग जब मेथड काफ़ी सारी है, एट्रीब्यूट काफ़ी सारे हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं सेग्रीगेट कर दें। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को मैं अलग कर दूं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को अलग कर दूं, बुक ऑब्जेक्ट को मैं डिफाइन कर दूं। तो जब मैं एट्रीब्यूट और उस एट्रीब्यूट पर काम करने वाली मेथड्स, इनको जब सेग्रीगेट करता हूँ, तो इसी कॉन्सेप्ट को मानते हैं प्रॉपर एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन का थॉट क्या है, जितने प्रॉपर तरीके से हम क्लासेस को डिज़ाइन करेंगे, उसके डेटा मेंबर्स को, उसकी मेथड को सेग्रीगेट करेंगे, हम प्रॉपर एनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं। इसकी बेसिक नीड क्या होती है, कहीं ना कहीं मुझे क्लास डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्लास बनाना पड़ेगी जो आपके डेटा को, आपके मेथड्स को डिफाइन करेगी, और उसी के बेसिस पर हम प्रॉपर एनकैप्सुलेशन अचीव कर पाते हैं। क्लास इज अ डिज़ाइन टाइम एंटिटी, इट्स अ फ्रेमवर्क टेम्पलेट, कि इसको बेसिस पर आप समझ सकते हो कि मुझे जब मेरा फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो ऑब्जेक्ट में इतने डेटा मेंबर होंगे और वो इन सारी मेथड को एग्जीक्यूट कर पाएगा, यूटिलाइज कर पाएगा। तो कहीं भी जब मुझे फिजिकली ऑब्जेक्ट डिफाइन करने की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं क्लास से ही हम उसको डिराइव करते हैं, क्लास के थ्रू ही उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो एनकैप्सुलेशन हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट है
कि आप जितना प्रॉपर एनकैप्सुलेशन डिफाइन करोगे उतना प्रॉपर आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो। तो ये एब्स्ट्रैक्शन टर्म क्या बताती है कि हम कई इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट को, फंक्शनलिटी को हाइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को हाइड करना और उसके बाद भी ऑब्जेक्ट के एक्चुअल बिहेवियर को आप ऑब्टेन कैसे करोगे, कैसे उनको एक्सेस कर पाओगे, ये चीज़ हम अचीव करते हैं थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। हालांकि एब्स्ट्रैक्शन टर्म को सिंगल क्लास डेफिनेशन से कभी क्लियर नहीं होगा, ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। जब मेरे पास कंप्लीट रिलेशनशिप होगी, मल्टीपल क्लासेस होंगी, अगर वो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप है और आप किसी सिस्टम को डिफाइन कर रहे हो उसके बेसिस पर, तब जाके हम समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन का सही रोल क्या है, कैसे हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स को या मेथड्स को हाइड कर सकते हैं। और सिंपली जब उसकी नीड होगी, सिंपली आप क्लास टेम्पलेट में बता सकते हो कि ये डेटा है, दिस विल बी द मेथड्स। बजाय उनके इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग इतना ध्यान से नहीं देखते हैं, हमारे नॉलेज में नहीं होगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, लेकिन मेथड के बिहेवियर को हम ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर पाते हैं। तो जितना प्रॉपर और एनकेप्सुलेशन होगा उतना प्रॉपर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन कर पाते हैं। ये मैं बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारे फीचर इसके साथ डिस्कस करना है। और हम जब पढ़ेंगे पूरी जावा को तो कहीं ना कहीं इन सारी टर्म को सिक्वेंशियल फॉर्म में एक एक बार सीखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर एक टर्म आती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। तो ये रीयूजेबिलिटी का जो थॉट है ये बेसिकली कैसे आता है, यहाँ पर हमने अगर कोई कंपोनेंट, कोई क्लास पहले बना रखी है और आप चाहते हो कि उसी के बिहेवियर को मुझे एक्सपांड करना हो, मैं चाहता हूँ उस क्लास में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो या ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को मॉडिफाई करना हो, तो जावा क्या बोलती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या बताता है यहाँ पर कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग कंपोनेंट हैं, क्लासेस हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनको चेंज करे बिना हम उनमें नए फीचर्स और नए एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पुराने को बदल नहीं रहे हो, पुरानी क्लासेस, पुराने ऑब्जेक्ट का बिहेवियर एज इट इज़ है और आप कुछ नया ऐड कर रहे हो, लेकिन वो सब कुछ नई क्लासेस बना के कर रहे हो। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या मानते हैं, इनहेरिटेंस। बेसिकली इनहेरिटेंस डिफाइंस द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, कि आप कितने बेसिस पर दो या मल्टीपल क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर पाओगे। तो हम रिलेशनशिप कैसे प्लान करते हैं, कैसे डेटा शेयर करेंगे, ये सबको डिफाइन करता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हालांकि हमारे स्कोप के बाहर है ये डिस्कशन, लेकिन इतना क्लैरिटी आपको दिमाग में होना जरूरी है कि इनहेरिटेंस का थॉट होता है कोड रीयूजेबिलिटी। कोई कंपोनेंट, कोई क्लास पहले बनी हुई है एंड यू वांट टू अपडेट, यू वांट टू ऐड सम न्यू फीचर्स इन द एग्जिस्टिंग क्लास। तो इनहेरिटेंस का मॉडल ये बोलता है कि पुरानी क्लास को डिस्टर्ब मत करो, उसको एज इट इज़ रखो, डिराइव क्लासेस को बनाओ जो बेस क्लास को एज इट इज़ इनहेरिट करे और जो भी नया डेटा, नया बिहेवियर है वो उसमें एड ऑन करे। ये मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस के साथ। इसका फ़ायदा ये होता है कॉस्ट कटिंग होगी। कोई सॉफ्टवेयर पहले बना हुआ, उसमें कुछ थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना है, एडिशन करना है, तो इनहेरिटेंस के पावर को हम यूटिलाइज करेंगे। और सेम रिपीटिशन में जो कोड पहले लिख चुके हैं हम लोग, पहले जिनको यूज़ कर चुके हैं, उनको बार बार आपको कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जब बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, यहाँ पर ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये काफ़ी ज़्यादा हमारे जो प्रोग्रामर्स की लेबर है उसको रिड्यूस करती है, ये इसका फ़ायदा है। फिर एक टर्म आती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बताता है मल्टीपल फॉर्म्स, वन फंक्शन विथ मल्टीपल फॉर्म्स। जैसे इनहेरिटेंस का मेजर कनेक्शन डेटा की शेयरिंग पे, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का कनेक्शन होता है फंक्शन के साथ, मेथड के साथ। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या बताता है कि अगर कोई मेथड आपके पास है और उसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं, आप चाहते हो कि किसी एक मेथड के में मल्टीपल बिहेवियर को यूटिलाइज कर पाऊँ, जैसे होता है ना डबल रोल, ट्रिपल रोल। तो जब कोई फंक्शन, कोई मेथड दो रोल, तीन अलग अलग रोल प्ले करेगी इन डिफरेंट सिनारियो, इन डिफरेंट क्लासेस, तो ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को, मैकेनिज्म को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का थॉट आता है, केमिस्ट्री में हम टर्म सुनते हैं पॉलीमर, दैट इज मल्टीपल फॉर्म्स। तो किसी भी एक फंक्शन के जब एक से ज़्यादा डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करना होगी, देन वी कैन अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। कई बार होता है कि हम किसी एक ऐसी मेथड को जो हर डिफरेंट एरिया में उसका फंक्शनिंग, उसका वर्किंग, उसका जो यूज़ केस है वो डिफरेंट है थोड़ा,
नाम सिमिलर है, देन वी कैन यूटिलाइज दिस कैपेसिटी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? तो ये इन ऑल हमारा फीचर है, 4 इंपॉर्टेंट फीचर हैं। पहले 2 फीचर से हम कनेक्ट करते हैं डेटा सिक्योरिटी को, और बाद के 2 फीचर को हम कनेक्ट करते हैं कोड रीयूजेबिलिटी को। तो UPS के अल्टीमेटली 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, नंबर 1 इज डेटा सिक्योरिटी एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज कोड रीयूजेबिलिटी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में हमेशा रखना है। इन ऑल UPS का ये फायदा है हमको। अब देखना हमको 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपस में कनेक्टेड है। हम बोलते हैं जावा इज कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। नॉर्मली अभी तक हम मान लिया अगर C++ जानते हैं या कोई और लैंग्वेज में आपने काम किया है, तो हम नोटिस करते हैं कि प्रोग्राम सिंपली कंपाइल करते हैं, वो उसका इक्विवेलेंट मशीन कोड जनरेट करता है, और सीधे हम लिंकर लोडर के थ्रू सीधे सीधे प्रोग्राम को लोड करते हैं और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। वहाँ पर एक बड़ी डिपेंडेंसी होती है, वो जो प्रोग्राम है C का, C++ का जो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है, वो मशीन डिपेंडेंट होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। जिस मशीन पे आप कोड को कंपाइल करते हो उसी मशीन पे जाके उसको रन कर पाते हैं हम। लेकिन जावा के साथ में ये फीचर डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? जावा को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? हमने लास्ट लेक्चर में एक बार डिस्कस किया था कि राइट वंस, प्रोग्राम को लिखो एक बार और उसको यूज़ मल्टीपल टाइम्स करो। क्लियर? उसको रन कहीं पर भी कर लो, रन एनीवेयर, राइट वंस, रन एनीवेयर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जावा के प्रोग्रामिंग मॉडल का, कि एक बार आप जब जावा का प्रोग्राम बनाते हो, ट्रांसलेट करते हो, तो वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फाइल जनरेट करता है। तो जावा का प्रोग्राम कंपाइलेशन के बाद आपको क्या देता है? एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फाइल, जिसको हम बोलते हैं डॉट क्लास फाइल, एंड दैट विल बी अ बाइट कोड। उसको बाइट कोड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये मैं अलग से भी एक पूरा लेक्चर लूँगा जिसमें हम पूरी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की प्रोसेस को समझेंगे। आज मैं सिर्फ उसके फीचर्स को एज ए ओवरव्यू आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी सी, कि आप थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दो इन बातों को, कि कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड का मतलब क्या हो गया? कि पहले जो प्रोग्राम जावा का कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद इट विल जनरेट डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल विल बी द बाइट कोड। इसी कोड को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड कहाँ से मिल रहा है आपको? ये कोड मिलता है जावा कंपाइलर के थ्रू। जैसे मैं जावा C कंपाइलर का यूज़ करता हूँ, हमारा प्रोग्राम बाइट कोड में ट्रांसलेट हो जाता है, और बाइट कोड ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड है। इस कोड को डायरेक्ट कोई मशीन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। इट इज़ नॉट अ मशीन कोड, ये मशीन कोड नहीं होगा। तो फिर कॉन्सेप्ट क्या हो गया? जैसे मैं इंटरप्रेटर को कॉल करता हूँ, जावा इंटरप्रेटर मतलब दैट विल होल्ड JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो JVM को ही ये पावर है कि वो जावा के ट्रांसलेटेड बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर पाए, और इन बिटवीन वो मशीन इंस्ट्रक्शन भी जनरेट करेगा ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन। तो जावा में 2 बार प्रोग्राम में एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है। कंपाइल टाइम में भी आ सकती है अगर कोई सिंटेक्स रिलेटेड कोई एरर है, इंटरप्रिटेशन के टाइम पे भी एरर आ सकती है। तो जावा का हर प्रोग्राम 2 डुअल चेकिंग मोड से पास होगा, पहले कंपाइल और फिर इंटरप्रेट। तो थॉट समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर? तो जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का मतलब समझ में आ रहा है? जावा इज प्लेटफॉर्म न्यूट्रल। एक बार आपने विंडोज़ एनवायरनमेंट में जावा का प्रोग्राम कंपाइल किया, और कंपाइल होने के बाद उसको आप लेके चले गए अब यूनिक्स में, लिनक्स में, मैक मशीन पे, तो कहीं पर भी उसके प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वायरमेंट जावा की होती है कि जावा प्रोग्राम वहीं एग्जीक्यूट होगा जहाँ पर JVM है। तो ये जावा इंटरप्रेटर जो है ये JVM के साथ क्लब्ड है। इंटरप्रेटर मतलब ही JVM है। वो पूरे जो ट्रांसलेटेड कोड है, आपका जो क्लास फाइल है, जो बाइट कोड है, उसको लेगा, और हमने पढ़ा कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर JVM का रोल आता है कि वो उस बाइट कोड को 1 बाय 1 स्कैन करता है, इक्विवेलेंट मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है, और फिर जाके मशीन या कोई स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप चूज़ कर रहे हो, रन टाइम पर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर जाके आप जावा के प्रोग्राम को सीधे एग्जीक्यूट कर पाते हो। तो ये इसका एक पावर है, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। कंपाइल इंटरप्रेटेड का रोल समझ में आ गया। डुअल चेकिंग होगी, जावा C कंपाइलर पहले यूज़ करेंगे हम, देन वी विल यूज़ जावा इंटरप्रेटर। JVM का वही रोल है कि जो बाइट कोड कन्वर्ट होगा उसको सिर्फ JVM ही रीड कर पाएगा,
इस जावा के स्पेशल कोड को, इंटरमीडिएट कोड को कोई मशीन डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। तो इसको रीड करने का पावर सिर्फ और सिर्फ जेवीएम के पास है। तो जेवीएम जहाँ भी होगा वहाँ जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर पाएगा। ये पावर और यही पावर के कारण जावा में कई बार ओएस की नीड भी नहीं होगी। अरे डायरेक्ट डिवाइस डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी डिवाइस के साथ जब जेवीएम अटैच्ड है तो जेवीएम जहाँ भी मिलेगा वहाँ सीधे सीधे जावा की एप्लीकेशन को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और जिनको बोलते हैं जावा इनेबल्ड डिवाइसेस, वहाँ पर सीधे सीधे J2ME आर्किटेक्चर होगा, जावा इनेबल्ड डिवाइसेस होंगी, सीधे सीधे जावा के प्रोग्राम को हम JVM की हेल्प से डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर आपने पूरा सेट लगा रखा हार्डवेयर के साथ में, अगर आपने मेमोरी एरिया और वहाँ पर JVM अटैच्ड है तो वो सारी डिवाइस पर, उन सारे हार्डवेयर पर हम जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फीचर हो गए। और डिटेल इस बारे में काफ़ी बातें होंगी, अभी आगे के लेक्चर्स में करेंगे हम। नेक्स्ट होता है रोबस्ट। रोबस्ट बताता है कि जावा जो है वो एक बड़ी स्ट्रांग लैंग्वेज है, बड़ी जो बोलते हैं ना कि एक रोबस्ट होना मतलब कि उसकी कैपेसिटी, उसके स्टेमिना, उसके परफॉर्मेंस की बात की जाती है यहाँ पर। रोबस्ट फीचर किस बात को बताता है कि वो जावा इतनी कैपेबल है, इतनी स्ट्रांग है कि वो कई सारे जो हेवी वेट टास्क हैं उनको बड़ी आसानी से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट कर पाती है। तो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन का मतलब सिर्फ इसलिए होता है कि जावा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस रन टाइम पे बढ़े, क्योंकि जावा को मोस्टली नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा यूज़ कराया जाता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जब जावा के एप्लीकेशंस क्या है। तो आपको समझ में आएगा कि जब आप बड़े वेब एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो, और इन बिटवीन अगर आपने जावा डेवलपर ने अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और अब उसका आगे कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो पता लगा वो मेमोरी के अंदर खुले हैं ऑब्जेक्ट पूरे। मतलब प्रोग्रामर अगर अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जा रहा है और उनको फ्री नहीं कर रहा, रिलीज़ नहीं कर रहा है याद से, तो डायनामिक मेमोरी जब भी क्रिएट होती है, जावा में सारे ऑब्जेक्ट डायनामिकली क्रिएट होते हैं। जावा में स्टैटिक ऑब्जेक्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। जब सारे डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे इसका मतलब हीप में क्रिएट होंगे। मेमोरी नॉर्मली स्टैक में नहीं मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी? हीप में। अब हीप मेमोरी नॉर्मल ब्लॉक टर्मिनेट होने से डिलीट नहीं होगी, वो तो डायनामिक मेमोरी है क्योंकि। तो डायनामिक मेमोरी को मैनेज कैसे करेंगे? तो अगर प्रोग्रामर ने मेमोरी को रैंडमली क्रिएट करा है और पर्पस सॉल्व होने के बाद आप उसको डिस्ट्रॉय करना भूल गए, मेमोरी को रिलीज़ करना भूल गए, तो जब इतने बड़े बड़े हेवी सॉफ्टवेयर की बात अब होती है और जिनको हम नेटवर्क पे लेके जा रहे हैं, क्लाउड पे लेके जा रहे हैं, और एक एप्लीकेशन में अगर कोई इशू आता है तो हज़ारों लाखों यूज़र एक साथ डंप हो जाते हैं। तो इन तकलीफ़ों से बचने के लिए जावा ने ये दो इम्पॉर्टेंट फीचर डेवलप किए हैं। सबसे पहले गार्बेज कलेक्शन किस बात को डिफाइन करता है? इट्स अ मोबाइल कचरा पेटी। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट यूजलेस है, आपके काम का नहीं है, जावा का जो इंजन है वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करेगा और गार्बेज कलेक्शन के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को जावा डिस्ट्रॉय करेगी। कचरा पेटी नहीं होती जहाँ पर गार्बेज कलेक्ट होता है डे टू डे लाइफ में। हम तो इंदौर वाले हैं, तो इंदौर वालों को ज़्यादा क्लैरिटी है स्वच्छता को लेके या गार्बेज कलेक्शन को लेके। इंदौर कहीं ना कहीं काफ़ी आगे बाकी शहरों से। तो गार्बेज कलेक्शन का थॉट मुझे समझ में आता है कि सभी व्यक्ति को बहुत अच्छे से क्लियर है कि जब भी हम यूजलेस जो कंटेंट होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको सबको ऐसे गार्बेज हम लोग कलेक्ट करते हैं और डिस्पोज करते हैं, ट्राई करते हैं उनको। तो जावा का गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म क्या बताता है कि गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट यूजलेस है, आगे ज़्यादा कुछ काम नहीं है उसका, JVM जावा इंजन ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा, उस ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करेगा। वो काम होता है ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन के थ्रू। गार्बेज कलेक्शन एक मेथड यूज़ करता है फाइनलाइज, एंड फाइनलाइज मेथड विल रिलीज ऑल द डायनामिक ऑब्जेक्ट। तो ये डायनामिक ऑब्जेक्ट को रिलीज करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। कैसे ये होता है ये सब भी हम लोग जब प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो इन सब पॉइंट पे भी डिस्कशन करेंगे। फिर सेकेंड टर्म आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन को ही हम लोग मानते हैं रन टाइम एरर्स। एरर्स कई तरह की होती है, कंपाइल टाइम, रन टाइम, लॉजिकल एरर, लिंकिंग एरर। लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म का मतलब है रन टाइम एरर हैंडलिंग। जो एरर रन टाइम पर आती है, जिनको हैंडल करना पॉसिबल है, उन्हीं को जावा क्या नाम देती है? एक्सेप्शन। तो जावा एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया?
दीज आर द रन टाइम एरर्स विच कैन बी हैंडल्ड इन द प्रोग्राम बॉडी। तो जिन रन टाइम एरर को हम जावा प्रोग्राम में हैंडल कर सकते हैं, जिनको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे एबनॉर्मल टर्मिनेशन को हम बचा सकते हैं, उन सभी को मानते हैं एक्सेप्शन। और ऐसे पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। तो इसका फ़ायदा क्या, रन टाइम पर अगर एप्लीकेशन चल रही है, वही जब वेब का मार्केट है, मोबाइल एप्लीकेशन का मार्केट है, और रन टाइम पर कोई इशू जनरेट होता है, कोई एरर जनरेट होती है, तो वो रन टाइम पर ही इशू रेस करेगी। हो सकता है वो सर्वर लेवल पर ही इफेक्ट करे चीज़ों को, तो काफ़ी सारे यूज़र के एक्सपीरियंस को अफेक्ट करेगी ये। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब कोड लिखते हैं तो ड्यूरिंग डिज़ाइन टाइम हम लोग प्लान कर लेते हैं कि रन टाइम पर ये पॉसिबल एक्सेप्शन आ सकते हैं, और अगर ये एक्सेप्शन रेज होते हैं, आते हैं, तो जावा उनको किस तरीके से हैंडल करेगी, किस तरीके से डील करेगी, ये पूरी प्लानिंग, ये पूरा मैकेनिज्म हम लोग कोड करते समय करेंगे। मतलब बीइंग ए जावा डेवलपर हमें क्या सीखना होगा आगे, कि अगर कहीं प्रोग्राम में कोड में कहीं एरर है, रन टाइम पे कोई एरर जनरेट हो रही है, तो उसी को प्रोग्राम बॉडी में ही कंट्रोल करना, ताकि हमारी एप्लीकेशन, हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो, आपका एग्जीक्यूशन ऑनगोइंग हो, उसी बीच में सब चीज़ सेटल हो जाए। ये पूरी कोशिश होती है जावा के एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म की। जावा की नज़र में एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा मैकेनिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब क्लास हायरार्की है। हर एरर को जावा ने एक एक्सेप्शन के रूप में डिफाइन किया हुआ है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, रोबस्ट फीचर जावा का। अब हम देखेंगे जावा इज मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ है, जब पुरानी लैंग्वेज जो C++ जब यूज़ करते थे हम, वो सिंगल कोर CPU का ज़माना था। फिर हमने देखा डुअल कोर आ गए, क्वाड कोर आ गए, ऑक्टा कोर आ गए। तो अब हम क्या देखते हैं कि CPU भी पार्टीशनड है, एक जैसी कैपेसिटी के मल्टीपल CPU अटैच्ड है मशीन के साथ, मशीन के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। और आपके जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उसमें भी हज़ारों लाखों यूज़र एक साथ आ रहे हैं एप्लीकेशन में, तो इनको सर्व कैसे करेंगे, सर्विसेज कैसे देंगे। तो कई ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क है जहाँ पर हम कई स्मॉल एप्लीकेशंस को, प्रोग्राम्स को अलग अलग थ्रेड के रूप में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। स्मॉल जावा प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं थ्रेड्स, और इसी कई थ्रेड को हम साइमल्टेनियस एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और साइमल्टेनियस एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या हो गया, वी वांट टू यूटिलाइज अवर हार्डवेयर। अब CPU में 4 कोर हैं, 8 कोर हैं, और आपका थ्रेड आर्किटेक्चर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि जितने भी थ्रेड जनरेट हो रही हैं वो सारी थ्रेड अलग अलग कोर के द्वारा प्रोसेस हो जाएं, जिससे कि हम किसी भी हार्डवेयर को, किसी मशीन को बेस्ट यूटिलाइज कर पाएँ और रिजल्ट दे पाएँ, उतना प्रॉपर हम लोग रिजल्ट जनरेट कर पाएँ, हमारी एप्लीकेशन, हमारा सॉफ्टवेयर उतना एफिशिएंटली रन हो। तो जावा में जो एक बोला जाता है ना कि कंपाइल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड होने से वो कई बार परफॉर्मेंस की बात आती है कि भैया शायद डुअल ट्रांसलेशन मोड है, शायद स्पीड कम होती होगी। लेकिन थ्रेड आर्किटेक्चर क्या कर देता है, इसको वो सारी चीज़ों को ओवरकम कर देता है और जावा के परफॉर्मेंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बढ़ा देता है। तो जावा का थ्रेड आर्किटेक्चर ज़बरदस्त है। जावा लैंग्वेज लेवल पर मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करती है। नॉर्मली आप सुनते हो कि ये फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, हम सुनते हैं ना मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब यूनिक्स में, लिनक्स में या विंडोज़ के वो सर्वर वर्जन सारे, जहाँ पर हम ये जो सर्वर लेवल पर शेयरिंग की बात करते हैं कि कई सारी एप्लीकेशंस को, कई सारे प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियस सर्व करना, साइमल्टेनियस उनको एग्जीक्यूट करना। तो जावा का मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर यहाँ पर ये सब रोल प्ले करता है, सारे एडवांटेज आपको देता है। कुछ चैलेंजेस भी होते हैं इसके साथ में कॉन्करेंसी से रिलेटेड, कि 1.5 लाख वाली सिचुएशन तो नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं कि कोई रिसोर्स मल्टीपल या किसी 2 थ्रेड ने सिंगल रिसोर्स को एक्वायर कर लिया, ब्लॉक हो गई चीज़ें हमारी इमीडिएट। तो इन सब के लिए भी मैकेनिज्म है, पूरा मॉडल है, अलग अलग तरह की मेथड्स, अलग अलग तरह की प्रोसेस हैं, जिनके बेसिस पर हम इन सब चीज़ों को इंश्योर कर सकते हैं। तो जावा का ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है कि आप साइमल्टेनियसली कितनी थ्रेड को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो। अरे कॉल लॉगिन नहीं करना है मुझे, कई बार ट्रांसफ़र करना है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में होता है कई बार एक ही अकाउंट के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप, एंड यू वांट टू एक्सेस द अमाउंट
फ्रॉम डिफरेंट कार्ड्स। एक ही अकाउंट है 2 ATM कार्ड्स हैं, 2 अलग अलग थ्रेड के रूप में वो प्रोसेस में जाएंगे। तो ये पूरा आर्किटेक्चर में हम लोग सिक्योरिटी के साथ भी हमारे पास चैलेंजेस होते हैं, वो सब कुछ इस आर्किटेक्चर के साथ हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। फिर हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है जावा। हाई परफॉर्मेंस बोलने का मीनिंग क्या है? जो भी हमने रोबस्ट वाला फीचर देखा था वही बताता है कि जावा का परफॉर्मेंस बहुत हाई है, नेक्स्ट लेवल एडवांस लेवल पे चीज़ें अवेलेबल है जावा के साथ में। और हमने बात की थी लास्ट 3 दशक से जावा मार्केट में टॉप 3 लैंग्वेजेस से बनी हुई है, और आज भी एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन में फर्स्ट चॉइस जावा ही है डेवलपमेंट को लेकर। तो हाई परफॉर्मेंस उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिक्योर्ड लैंग्वेज मानते हैं यहाँ पर, रीज़न क्या है कि जावा पॉइंटर सपोर्ट नहीं करती है, और पॉइंटर के साथ मेमोरी लीकेज पॉसिबल है। अगर डेटा लीकेज की कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो वो पॉइंटर के साथ होती है, सी में C++ में वो चिंताएं होती हैं हमारे साथ में। जावा के साथ में पॉइंटर का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है प्रोग्रामर लेवल पे। हाँ, इंटरनली जावा उसका कैसे यूटिलाइजेशन करती है वो अलग विषय है, पर प्रोग्रामर लेवल पर पॉइंटर का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। दूसरी बात, जावा का मेन रोल था वेब डेवलपमेंट में। तो सिक्योरिटी की कॉन्सेप्ट क्या है? जावा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद ही वेब से अटैच होता है, मतलब जो एक्चुअल जावा की लाइब्रेरी है, प्रोग्राम कंपाइल होगा, क्लास फाइल बनेगी, और वही क्लास फाइल के साथ वेब का इंटीग्रेशन होता है। कभी भी सोर्स कोड नहीं आता वहाँ पर, आपकी सोर्स फाइल कभी अटैच नहीं होगी। तो सिक्योरिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है यहाँ पर, कि कभी भी आप देखोगे तो जावा के ट्रांसलेटेड कोड को अगर आप वेब पे ले जा रहे हो और वहाँ कुछ सिक्योरिटी के थ्रेड्स हैं, तो वो सिक्योरिटी थ्रेड्स जावा के कोड के साथ में अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि पॉइंटर भी अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर वेब के साथ में पूरा कोड ट्रांसलेटेड फॉर्म में ही मूव करता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में इसका रोल है, जो हमने बात की कि वेब एप्लीकेशन है या ऐसी सारी ग्लोबल एप्लीकेशन जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एन नंबर ऑफ NTR आर्किटेक्चर में अपन देख रहे हैं कि एप्लीकेशन के UI को अलग प्लेटफॉर्म पे ओपन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और उनकी रिक्वेस्ट को, उनकी सर्विसेज को हम लोग बैकएंड पे डील कर रहे हैं पूरा। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड मैकेनिज्म है। MVC आर्किटेक्चर के साथ जब लेटेस्ट फ्रेमवर्क में जाओगे आप, तो आपको ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के फील आएंगे कि कैसे हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उस तरह के आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कर पाते हैं। जब हम डेवलपमेंट करेंगे एडवांस जावा के अंदर बात करेंगे, तो आपको शुरुआत मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये सब चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। सिंपल तो है जावा, क्योंकि C++ के मेजॉरिटी ऑफ सिंटेक्स जावा से मैच होते हैं। और हम लोग जब अपनी जर्नी शुरू करते हैं कॉलेज में कहीं पर फर्स्ट ईयर में, तो कहीं ना कहीं C या C++ से हमारा सामना होता है। और हमने अगर नहीं भी करा है तो भी बिगनर प्लेलिस्ट के अंदर ये फ़ायदा है आपको कि हम जावा को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज भी चूज़ कर पाएंगे। ये एक बड़ा एडवांटेज है। तो ये दोस्तों सारे वो इम्पोर्टेंट फीचर थे जो जावा को बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बनाते हैं, हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज बनाते हैं, सिक्योर्ड लैंग्वेज बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फीचर को लेकर क्लैरिटी होगी। कई सारे पॉइंट मैंने अभी डिस्कस नहीं करें, डेप्थ में डिस्कस नहीं करें, क्योंकि एक एक पॉइंट पे एक एक घंटे तक हम बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। लेकिन वो सब कुछ आएंगे टॉपिक्स, अभी टॉपिक आते जाएंगे, उनको भी समझते जाएंगे, और इन्हीं में से कोई ना कोई फीचर हमारे साथ उन टॉपिक में कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा या यूज़ होगा अपनी जर्नी में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर ठीक लगाओ तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।